तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स एज शोन इन फिगर 4a, मतलब ये वाले फिगर में। ओके, दीज पार्ट्स आर देन अरेंज्ड एंड शोन इन फिगर 4b। तो यह है 4a, यह है 4b। ओके, इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल फोकल लेंथ f, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस L1, एक, और दूसरा व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द फाइनल कॉम्बिनेशन। ओके, अब देखो ये है अपना फाइनल कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो हमें निकालना पड़ेगा। ये है L1 का फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ दिस लेंस। तो इसका जो फोकल लेंथ है दैट इज f, और इन दोनों साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज सेम, ये भी r, ये भी r, इजंट इट। अब देखो, अगर मैं इसका फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पकड़ ले, तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ओके, तो हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो ये वाला जो है ये है 1/r। अब इसके लिए जो रेडियस है, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो है राइट साइड में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा राइट साइड में, इजंट इट, विच विल बी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। तो 1/r माइनस इस कर्वेचर के लिए, ये वाला कर्वेचर के लिए जो सेंटर होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, तो रेडियस भी लेफ्ट साइड में होगा, तो उसके लिए जो साइन होगा दैट विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो 1/r। तो 1/f इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r मतलब 2/r, तो म्यू माइनस 1 2/r। तो f विल बी इक्वल टू r/2 इंटू म्यू माइनस 1। ये हो गया f और म्यू का रिलेशन। ओके, समझ में आया? इसको मैं इक्वेशन 1 करके लिख देता हूं। अब हमें सबसे पहले जो निकालने के लिए बोला गया है दैट इज फोकल लेंथ ऑफ L1। अब देखो L1 जो है ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इजंट इट? क्यों प्लेनो कॉन्वेक्स? इसका जो ये वाला पार्ट है ये है प्लेन सरफेस, ये वाला पार्ट है कॉन्वेक्स सरफेस। ओके, अब देखो क्योंकि ये यहां से ही काटा गया है तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r ही होगा, इजंट इट? तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज r, और ये वाला जो साइड है इट्स अ प्लेन सरफेस। अब प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? इन्फिनिटी। अगर एक प्लेन सरफेस है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी में होगा, इजंट इट? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा, इजंट इट? अब देखो तो यहां पर हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि r1 इज इक्वल टू r एंड r2 इज इक्वल टू इंफिनिटी फॉर दिस केस। ओके बच्चों, तो यहां पर इस लेंस के लिए अगर हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाते हैं देन दैट विल बी 1/f1 लिख लेता हूं। L1 लेंस है इसीलिए इसका फोकल लेंथ है f1, दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। क्यों म्यू? क्योंकि इसका जो मटेरियल है और इसका जो मटेरियल है वो सेम है ना, एक ही लेंस को काटा गया है तो मटेरियल थोड़ी बदल जाएगा। तो 1/r1 मतलब 1/r माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 1/इंफिनिटी, इजंट इट? तो 1/इंफिनिटी मतलब 0। तो 1/f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। ओके, तो f1 इज इक्वल टू r/म्यू माइनस 1। अब देखो f इज r/2 इंटू म्यू माइनस 1। यहां से हम लोग इजीली बता सकते हैं कि 2f इज इक्वल टू r/म्यू माइनस 1। क्यों? ये जो 2 है इसको मैंने इस तरफ मल्टीप्लाई करके रख दिया, तो 2f इज इक्वल टू r/म्यू माइनस 1। तो r/म्यू माइनस 1 के जगह पर अगर मैं 2f बिठा देता हूं तो f1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू f। हमें क्लियर? समझ में आया बच्चों? तो अपना जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर तो निकल गया कि ये जो लेंस होगा उसका फोकल लेंथ पिछले वाले इस वाले लेंस से डबल होगा। Am I clear? अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द फाइनल कॉम्बिनेशन? फाइनल कॉम्बिनेशन मतलब ये वाला। अब देखो फाइनल कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हमें L2 का फोकल लेंथ भी तो चाहिए ना, तो L2 का फोकल लेंथ अगर निकाले तो 1/f2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू, अब देखो जो L2 है
ये भी एक प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेन से है, इसका भी एक साइड प्लेन है, दूसरा साइड कन्वेक्स है, तो यहां पर भी सेम हो जाएगा 1/r प्लस 1/∞, इजंट इट? तो F2 भी 2 into F ही होगा ना, इजंट इट? तो हमें F1 और F2 मिल गया है, इजंट इट? तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इजंट इट? तो वैल्यूज बिठा देते हैं। 1/f1 मतलब f1 का वैल्यू है 2f, f2 वो भी 2f, तो 1/2f प्लस 1/2f मतलब 2/2f, इजंट इट? 2/2f, तो 2 कट गया, तो f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू f। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होगा, ये वाला या ये वाला जो उल्टा करके भी रख दिया गया है, इसका भी फोकल लेंथ क्या होगा? इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। एम आई क्लियर? तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि एक लेंस को अगर तुम काट के उसको रिवर्स भी कर दोगे, तब भी जो फोकल लेंथ रहेगा उस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, वो पिछले वाले प्रीवियस वाला लेंस से इक्वल होगा। एम आई क्लियर? समझ में आया बच्चों? अभी क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है? यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो ये अपना स्ट्रेट कंडक्टर है जहां से आई करंट फ्लो हो रहा है, इजंट इट? ये हो गया अपना एम्पिरियन लूप, ओके? तो ऐसे किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो हमें प्रूफ करना है B इज इक्वल टू μ0I बाई 2πr, जहां पे ये जो रेडियस है दैट इज r, ओके? और ये हमें, क्योंकि इसका एक जनरल प्रूफ भी है यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, वो हमें नहीं करना है बच्चों, हमें एम्पियर सर्किटल लॉ से जो एकदम सिंपल सा प्रूफ है, ओके? तो वो वाला डेरिवेशन हम लोगों को दिखाना है। एम आई क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों यहां पर क्या कहा जा रहा है? Young's double slit experiment is performed by a student. The examiner gives the following instructions to the student. State whether the response of the student in each case are correct or incorrect. Give reason for your answer. तो ये मैंने जैसे बोला था एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला जो स्टेटमेंट है बाय द एग्जामिनर, ओके? तो दैट इज 17(1). एग्जामिनर का एक स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल नहीं है, एग्जामिनर का है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ओके? द फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन आर टू क्राउडेड, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस, ओके? तो यहां पर एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में कहा जा रहा है, जहां पर एग्जामिनर बोल रहा है स्क्रीन के ऊपर जो फ्रिंजेस है वो टू क्राउडेड है। अब बच्चों क्राउडेड किस टाइम पे होता है? जब बहुत सारा फ्रिंजेस होता है, इजंट इट? जैसे देखो कोई भी एक प्लेस, एक प्लेटफॉर्म ही पकड़ लो, ऑफिस टाइम में बहुत क्राउडेड होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पैसेंजर्स ज्यादा होते हैं, रात को पैसेंजर्स कम होने लगते हैं, इजंट इट? तो इसीलिए हम लोग लेस क्राउडेड बोलते हैं। वैसे ही अगर एक स्क्रीन होगा, उसके ऊपर ज्यादा नंबर ऑफ फ्रिंजेस होगा तो वो मोर क्राउडेड होगा। और ज्यादा नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे होगा? जब फ्रिंज विड्थ कम होगा तब भी ज्यादा नंबर ऑफ फ्रिंजेस एक ही स्क्रीन में एकोमोडेट हो पाएगा, इजंट इट? समझ में आ रहा है? अब देखो, द फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन आर टू क्राउडेड, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस। अगर हमें डिस्टेंस इंक्रीज करना है मतलब हर एक फ्रिंजेस का फ्रिंज विड्थ बढ़ाना चाहिए, इजंट इट? अब देखो स्टूडेंट ने क्या किया है रिस्पॉन्स में, उसे करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, थिंकिंग दैट डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। अब हमें देखना पड़ेगा ये जो बच्चे ने सही किया है या गलत किया है, ओके बच्चों? तो देखो इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। देखो यहां पर भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाए। देखो यहां पर फ्रिंज विड्थ, स्लिट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है, इन सब के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल
बाई स्मॉल डी। अब देखो यहां पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन। यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं S1 S2, दिस इज द स्क्रीन, ये डिस्टेंस है कैपिटल डी, दोनों सोर्स के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी, इजंट इट क्लियर। द फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन आर टू क्राउडेड, इसको कम करो, क्राउड कम करो, मतलब टीचर चाह रहा था कि बीटा ज्यादा हो जाए। अब देखो बीटा ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट ने क्या किया है, इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, मतलब ये डी स्टूडेंट ने इंक्रीज कर दिया। अब देखो जो जनरल रिलेशन है दैट इज बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/d, मतलब बीटा और डी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर डी को इंक्रीज किया जाएगा, डी अगर इंक्रीज होगा तो बीटा डिक्रीज हो जाएगा ना, बीटा अगर डिक्रीज हो गया तो और भी मतलब फ्रिंज विड्थ और भी कम हो जाएगा, तो और भी ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट ने जो किया है दैट वाज इनकरेक्ट, isn't it? Explanation क्या होगा? As we know, beta is inversely proportional to D. Okay, that's why if D will be increased, then beta will decrease. It means it will become even more crowded. That's why the response of the student was incorrect in case 2. That's why the response of the student was incorrect. Incorrect. समझ में आया बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर एग्जामिनर बोल रहा है ब्राइट फ्रिंजेस आर नॉट वेरी ब्राइट, इंक्रीज देयर ब्राइटनेस। ओके बच्चों, और स्टूडेंट ने क्या किया, मूव द सोर्स ऑफ लाइट टुवर्ड्स द टू स्लिट्स। ओके, अब देखो अगर ये जो दो सोर्स है इसको और भी आगे लेकर गए हम लोग, तब क्या इंटेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि अगर according to the examiner bright fringes are not very bright, increase their brightness। brightness कैसे बढ़ाएंगे, जब इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। अब देखो यहां पर इंटेंसिटी के साथ जो फॉर्मूला होता है दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 cos phi। अब I1 एंड I2 S1 और S2 सोर्स का इंटेंसिटी है, फाई है इन दोनों सोर्स से जो वेव आ रहा है उन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस दैट इज इजंट इट, दैट इज फाई इज द फेज डिफरेंस। अब देखो यहां पर कहीं पे भी क्या D है, क्योंकि अगर मैं इस दोनों सोर्स को सामने लेकर आऊं तो D तो कम होगा ना, लेकिन अगर D कम होगा उसके ऊपर I का कुछ भी डिपेंडेंस होता है, क्योंकि यहां पर D तो है नहीं। तो अगर नहीं है तो इसको अगर तुम सामने भी लेकर आओगे तब भी इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगा, ब्राइटनेस नहीं बढ़ेगा। तो यहां पर भी स्टूडेंट का जो अप्रोच था दैट वाज इनकरेक्ट, एंड रीजन व्हाट आई टोल्ड, सिंस इन दिस फॉर्मूला D इज नॉट देयर, एंड इफ वी आर चेंजिंग द डिस्टेंस, इफ वी आर taking these two sources closer, then definitely D will change, and due to the change in D there will be no change in the intensity of the resultant wave. That's why there will be no change. So the second approach was also incorrect. Am I clear? समझ में आया? और बच्चों जो थर्ड अप्रोच है, जो थर्ड क्वेश्चन है, वहां पर क्या कहा जा रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल एंड फर्स्ट मैक्सिमा विद द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड मैक्सिमा। ओके, और स्टूडेंट ने क्या किया, measures and states that the distance between central and first maxima is more than that between second and third maxima। तो देखते हैं ये सही है या गलत ये अप्रोच। अब देखो बच्चों, तो स्टूडेंट ने क्या किया है, थर्ड केस में जब टीचर ने कंपेयर करने के लिए बोला है तो स्टूडेंट ने कहा फर्स्ट सेंट्रल एंड फर्स्ट मैक्सिमा एंड सेकेंड एंड थर्ड मैक्सिमा के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज डिफरेंट। ओके, अब देखो यहां पर जो फॉर्मूला, मतलब सोचो सेंट्रल फ्रिंज से, ये है पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो ये अगर nth फ्रिंज है, nth ब्राइट फ्रिंज, ओके, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है सेंट्रल फ्रिंज का जो डिस्टेंस है दैट इज xn अगर पकड़ा जाए,
तो xn इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, इजंट इट? और बच्चों यहां से ही हम लोग xn और xn प्लस 1 करके, मतलब xn n d लैम्डा बाई स्मॉल डी, xn प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 1 d लैम्डा बाई स्मॉल डी, और इन दोनों के बीच जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें फ्रिंज विड्थ मिल जाता है, इजंट इट? अब देखो, अगर सेंट्रल फ्रिंज और फर्स्ट फ्रिंज के बीच फ्रिंज विड्थ अलग है और सेकंड एंड थर्ड के बीच फ्रिंज विड्थ अलग है, तभी हो सकता है कि सेंट्रल एंड फर्स्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो अलग होगा, सेकंड एंड थर्ड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो अलग होगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, तो ये इरेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी, कोई भी बीटा पकड़ लो, कोई भी फ्रिंज विड्थ पकड़ लो, कहीं पे भी वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सेंट्रल और फर्स्ट के बीच जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो सेकेंड एंड थर्ड के बीच। तो ये जो स्टूडेंट ने कहा है ये भी गलत है, और इसका रीजन या लॉजिक क्या है? एज वी नो फ्रिंज विड्थ इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई, एंड वी नो दैट xn इज इक्वल टू n d लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज या कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी कांस्टेंट। तो यहां पर हम लोग ये लिखेंगे। तो ये जो थर्ड अप्रोच था दैट वाज आल्सो इनकरेक्ट। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो ये था अपना क्वेश्चन 17, और ये यहां से ही हमारा सेक्शन सी खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे। एम आई क्लियर बच्चों? थैंक यू।